आज 12 अप्रैल 2026 है हम्म। और हमारे टेबल पर जो सोर्सेस का स्टैक है जिसमें बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। जी, मेडिकल बुलेटिन्स और कुछ सांस्कृतिक निबंध भी हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी सिलेबस के नोट्स भी शामिल हैं और ये सब आज एक ही खबर दे रहे हैं। हाँ, एक ऐसी आवाज के खामोश होने की खबर जिसने दशकों तक हमारा मनोरंजन किया। सही कहा। महान प्लेबैक सिंगर आशा भोंसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये सच में एक बहुत बड़ी क्षति है। एकदम। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन सिर्फ कोई ऑबिचुअरी या शोक संदेश पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक अकेली आवाज ने भारतीय संगीत, हमारी संस्कृति और एक पूरे देश के मिजाज को इतने लंबे समय तक आकार दिया। हाँ, 8 दशकों तक राज करना कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोर्सेस से जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार आज दोपहर लगभग 12:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। जी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें 11 अप्रैल की शाम को बहुत ज्यादा थकान और सीने में संक्रमण यानी चेस्ट इन्फेक्शन के कारण भर्ती कराया गया था। और जो डॉक्टर प्रतीत समधानी का बयान आया है उसके मुताबिक कार्डियक अरेस्ट और उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका देहांत हुआ। ये बहुत ही दुखद अंत है। हाँ, और कल 13 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी। अब ये तो हुए आज के घटनाक्रम, लेकिन जब हम इस राजकीय सम्मान की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, ये असल में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासत को दी जा रही विदाई है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है। ये बॉलीवुड के उस जो स्वर्ण युग या जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, उसके एकदम अंतिम स्तंभ का गिर जाना है। हाँ, वो दौर सच में बहुत खास था। बिल्कुल, मतलब 1950 से लेकर 70 के दशक तक जिन महान गायकों ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी, जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जी और मन्ना डे भी। हाँ, और जाहिर है लता मंगेशकर जी, उस पूरी वंशावली का आज आधिकारिक रूप से अंत हो गया है। आशा जी उस स्वर्णिम श्रृंखला की आखिरी जीवित कड़ी थी। ये बात सच में बहुत गहरी है। मतलब जिन आवाजों ने आजाद भारत के शुरुआती दशकों को गढ़ा, अब उनमें से कोई भी हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल, एक पूरा युग खत्म हो गया। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी ऐतिहासिक पुस्तकालय का आखिरी महान विद्वान विदा हो गया हो। एकदम सही उपमा दिया आपने। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और मैं इस पर थोड़ी बहस करना चाहूंगा। जी, बताइए। जब कोई इतना बड़ा कलाकार जाता है ना, तो हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। तो आखिर इस सब का असल मतलब क्या है? तो मैं आके कुछ बहुत ही बेहतरीन और हिट गाने गाए या वो अपने आप में एक पूरे सांस्कृतिक बदलाव की गवाह और वाहक थी? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि अकादमिक विश्लेषण में भी मिलता है। अच्छा, वो कैसे? हमारे सोर्सेज में से एक बहुत ही दिलचस्प रेफरेंस यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 1 के कला और संस्कृति खंड का है। अरे वाह, सिविल सर्विसेज के सिलेबस में? बिल्कुल। वहाँ उनकी गायकी को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। तो किस रूप में देखा जाता है? वहाँ इसे हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल संगीत के विकास और भारतीय प्लेबैक सिंगिंग के आधुनिकीकरण के एक पूरे दौर के रूप में देखा जाता है। आधुनिकीकरण। मैं यहाँ आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जब हम 60 और 70 के दशक की बात करते हैं तो किशोर कुमार भी तो एकदम वेस्टर्न स्टाइल में गा रहे थे। वो योडेलिंग कर रहे थे। हाँ, वो तो है। और आर.डी. बर्मन का म्यूजिक भी एकदम अलग और नया था। तो फिर सिर्फ आशा जी को ही इस आधुनिकीकरण का इतना बड़ा क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है? ये बहुत उम्दा पॉइंट है। देखिए, किशोर दा ने यकीनन गायकी का अंदाज बदला, लेकिन आशा जी का प्रभाव इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने महिला गायकी के उस सांचे को तोड़ा जो उस समय एकदम पत्थर की लकीर बन चुका था। अच्छा, वो जो टिपिकल नायिका वाली आवाज होती थी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो सांचा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बड़ी बहन महान लता मंगेशकर ने ही बनाया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दोनों बहनों का जो डायनामिक था। सही कहा। उस दौर में लता जी का इंडस्ट्री पर लगभग एक छत्र राज था। उनकी आवाज अपनी अलौकिक, एथीरियल और एकदम शास्त्रीय आधारित पूर्णता के लिए जानी जाती थी। मतलब उनकी आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी जो सीधे मंदिर की घंटियों जैसी महसूस होती थी। एकदम शुद्ध और बेदाग। बिल्कुल। भारतीय सिनेमा की जो आदर्श नायिका थी, उसके लिए वो आवाज एकदम सटीक थी। सही बात है। आप ही सोचिए, जब इंडस्ट्री में पहले से ही ऐसी परफेक्शन मौजूद हो,
तो एक युवा गायिका अपनी जगह कैसे बनाएगी? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अपने ही एक अत्यधिक सफल, प्रतिष्ठित और लगभग पूजनीय बड़ी बहन की छाया से बाहर निकलना हाँ, आसान तो नहीं रहा होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मुश्किल होता होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल पेंटर अचानक से ये फैसला कर ले कि वो कुछ अलग करेगा। हाँ, कि वो अब मॉडर्न पॉप आर्ट बनाएगा और उसमें भी वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट बन के दिखाएगा। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। देखिए, आशा जी ने लता जी की नकल करने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। हाँ, उन्होंने वो खाली जगह चुनी जहां नायिका सिर्फ एक देवी या कोई आदर्श मूर्त नहीं थी। तो उन्होंने अपनी आवाज में क्या नया जोड़ा? उन्होंने अपनी आवाज में कामुकता, चंचलता और एक बहुमुखी प्रतिभा को जगह दी। अच्छा, उन्होंने अपनी आवाज को एक साधारण भावना प्रधान इंसान की आवाज बनाया, जो रो भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकती है और एकदम आजादी से झूम भी सकती है। लेकिन ये सब तकनीकी तौर पर होता कैसे था? मतलब सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने आवाज में भावनाएं डाल दी, ये तो काफी नहीं है ना। आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रही थी जो उस समय के लिए इतना नया था? यही सबसे बड़ा हाउ यानी कैसे है। अगर आप उनके कैबरे गानों को सुने तो आप पाएंगे कि वो माइक के बहुत करीब आकर गाती थी। अच्छा, एकदम पास से। हाँ, इसे माइक्रोफोन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। वो जानबूझकर अपने सांसों की आवाज को गानों में शामिल होने देती थी। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यही वो ब्रीदी टेक्सचर था जो उनके गानों में एक अलग तरह की ऊर्जा और सेंचुअलिटी लाता था। जबकि पारंपरिक क्लासिकल गायकी में सांस की आवाज को छिपाना या उसे एकदम स्मूथ रखना सबसे बड़ा नियम माना जाता था। ओहो, मतलब वो सिर्फ सुर नहीं लगा रही थी, वो आवाज की बाकायदा इंजीनियरिंग कर रही थी, वो नियम तोड़ रही थी। बिल्कुल, और इसे नियम तोड़ने की प्रक्रिया को आर.डी. बर्मन के दौर में एक नया आसमान मिला। हाँ, पंचम दा के साथ उनका काम तो लेजेंडरी है। सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इन दोनों के सहयोग ने भारतीय फिल्म संगीत में जैज, रॉक और कैबरे का ऐसा समावेश किया जो पहले अकल्पनीय था। एकदम। पिया तू अब तो आजा या दम मारो दम जैसे गानों के बारे में सोचिए। हाँ, दम मारो दम तो सच में एक पूरा कल्चरल शिफ्ट था। सही कहा। वो गिटार की रिफ और आशा जी की आवाज। और उस गाने में आर.डी. बर्मन ने जो जेटल और वेस्टर्न बीट्स इस्तेमाल की थी ना, उन पर गाने के लिए असाधारण ब्रेथ कंट्रोल यानी सांसों पर गजब के नियंत्रण की जरूरत थी। वो कैसे? आशा जी को अचानक से बहुत ऊंचे स्केल से एकदम नीचे के सुरों पर आना होता था, जिसे हम म्यूजिक की भाषा में ऑक्टेव जंप्स कहते हैं। अच्छा। बिना रिदम तोड़े, बिना एनर्जी गिराए, वो जो वोकल जिम्नास्टिक्स वो कर रही थी, वो उस दौर के लिए एकदम एलियन था। मतलब उन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिमी रफ्तार के साथ दौड़ना सिखा दिया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, अगर हम सिर्फ उनके वेस्टर्न और कैबरे गानों की बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे होंगे। हाँ, वो भी है। क्योंकि जब मैं सोर्सेस को और गहराई से देख रहा था, तो 1981 की फिल्म उमराव जान का विशेष उल्लेख मिला मुझे। जी, वो एक मील का पत्थर है उनके करियर में। और ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। और वो क्यों? क्योंकि एक तरफ वो पियातू गा रही हैं, जहां एकदम हाई एनर्जी पाश्चात्य विद्रोह है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इन आंखों की मस्ती जैसी रूह को चीर देने वाली गजल। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जिसे एक ही गले से निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, जिसे हम वर्सेटैलिटी कहते हैं। उमराव जान के संगीतकार खयाम साहब ने उनके साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था। अच्छा, क्या प्रयोग था वो? उन्होंने आशा जी से कहा कि वो अपने सामान्य ऊंचे स्केल से लगभग 2 नोट नीचे गाएं। 2 नोट नीचे? इसका क्या असर हुआ गाने पर? देखिए, जब आप अपने सामान्य स्केल से नीचे गाते हैं ना, तो आवाज में एक प्राकृतिक भारीपन और ठहराव आ जाता है। खयाम साहब उमराव जान के किरदार की उस पीड़ा, उस परिपक्वता और उस शास्त्रीय गहराई को सामने लाना चाहते थे। और आशा जी ने वो कर दिखाया। बिल्कुल। और आशा जी ने उस नीचे पिच पर जो हरकतें और मुर्कियां ली, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का एक मास्टर क्लास बन गई। वाओ! ये साबित करता है कि वो पॉप गानों के साथ साथ रूह को छू लेने वाली गजलों और शास्त्रीय संगीत में भी उतनी ही पारंगत थीं। मतलब उन्होंने मंगेशकर सांचे को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि अपने लिए एक ऐसा सांचा बना लिया जिसमें दुनिया का हर रंग फिट हो सकता था। एकदम सही। और उनकी इसी अभूतपूर्व बहुमुखी प्रतिभा का ही परिणाम था कि उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर काम किया। जी। तो चलिए अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। और यकीन मानिए, जब मैंने ये नंबर पहली बार पढ़े ना, तो मुझे लगा शायद कोई टाइपो है। मैं समझ सकती हूँ, वो आंकड़े हैं ही इतने विशाल।
उन्होंने 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाए हैं। 12,000, ये सोचना भी मुश्किल है। वही तो, 12,000 गाने, अगर आप गणित लगाएं तो ये एक इंसान के जीवन काल के लिए एकदम अकल्पनीय है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्होंने दशकों तक लगभग हर दिन या हर दूसरे दिन एक नया गाना रिकॉर्ड किया है, और वो भी अलग-अलग भाषाओं में। और यही कारण है कि 2011 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की जाने वाली कलाकार के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आने वाले कई दशकों तक कोई और इंसान न तोड़ पाए। और उनके सम्मानों की सूची भी उतनी ही लंबी है। जी बिल्कुल। 2000 में भारत के सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण, हाँ, 2021 में महाराष्ट्र भूषण और 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी पहुंच केवल भारत की सीमाओं या इन राष्ट्रीय सम्मानों तक ही सीमित नहीं थी। अच्छा। अगर हम सोर्सेस का विश्लेषण करें ना, तो हम पाएंगे कि वो असल में भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। अब ये सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, ये टर्म थोड़ा एकेडमिक है। तो जो लोग रोजमर्रा में जियोपॉलिटिक्स नहीं पढ़ते, उनके लिए मैं बता दूं कि इसका मतलब है कि कैसे कोई देश अपनी संस्कृति, कला, संगीत या फिल्मों के जरिए दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है। बिल्कुल। आप उनका अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन देखिए। बॉय जॉर्ज और क्रोनोस क्वार्टेट जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। अच्छा, क्रोनोस क्वार्टेट वाला वो एल्बम। हाँ, जब क्रोनोस क्वार्टेट, जो कि एक बेहद सम्मानित अमेरिकन स्ट्रिंग क्वार्टेट है, वो आर.डी. बर्मन के गानों को रिक्रिएट कर रहा था, तो उन्हें आशा जी की आवाज की वो ऑथेंटिसिटी चाहिए थी। और मैं यहाँ ब्रिटिश बैंड कॉर्नर शॉप का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। 1997 में उनका एक गाना आया था, ब्रिमफुल ऑफ आशा। क्या आइकॉनिक मोमेंट था वो। एकदम। एक ब्रिटिश ऑल्टरनेटिव रॉक बैंड एक भारतीय प्लेबैक सिंगर को ट्रिब्यूट देता है जी। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मन कोकिया ने फैट बॉय स्लिम का जो उसका रीमिक्स था, वो यूके सिंगल्स चार्ट में सीधे नंबर 1 पे पहुंच गया था। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, इंग्लैंड के युवा पब्स और क्लब्स में ब्रिमफुल ऑफ आशा पे डांस कर रहे थे। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उनकी आवाज का जादू सिर्फ एक भाषा या भूगोल तक सीमित नहीं था। वो वैश्विक पॉप संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। बिल्कुल। और यही बात उन्हें सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर से उठाकर एक कल्चरल आइकॉन बनाती है। एक ऐसी आवाज जो अलग अलग दुनिया को एक साथ ला सकती थी। और इसी बात से अगर हम वापस अपने देश की भावनाओं की ओर लौटे ना, तो हमें समझ आता है कि आज का ये दिन इतना भारी क्यों है। सही कहा। प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से जो श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं, उनमें एक बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आ रही है। वो क्या? कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि भाषाई और क्षेत्रीय बाधाओं को पार करने वाली एक एकजुट करने वाली आवाज थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भारत जैसे देश में जो इतनी सारी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और पहचानों में बटा हुआ है, वहाँ किसी एक आवाज का कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटीय इलाकों तक हर घर के रेडियो और टीवी पर गूंजना अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है। उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मतलब लगभग हर भाषा में अपनी उसी परफेक्शन के साथ गाया है। ये पूरी चर्चा आज किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अहम है जो ये जानना चाहता है कि लंबी रेस का घोड़ा कैसे बना जाता है। जी। ये सिर्फ एक संगीतकार की कहानी नहीं है, ये इस बात का मास्टर क्लास है कि कैसे कोई व्यक्ति पूरे 8 दशकों तक प्रासंगिक यानी रेलेवेंट बना रह सकता है, और कैसे कोई अपने काम में लगातार नवीनता ला सकता है। बिल्कुल। और कैसे बिल्कुल अलग अलग पीढ़ियों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना सकता है। मतलब सोचिए, मेरी दादी जो गाने रेडियो पर सुनती थीं, आज मैं भी किसी क्लब में उसी आवाज के रीमिक्स पर नाच रहा हूँ। हाँ, ये किसी टाइम ट्रैवल जैसा ही है ना? और यहीं पर हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक मोड़ पर पहुंचते हैं। अच्छा। इसकी वजह से एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है जिसे आज हमें इस चर्चा के अंत में खुद से पूछना चाहिए। वो क्या सवाल है? हमने शुरुआत में सोर्सेस के हवाले से बात की कि आशा जी का योगदान भारतीय प्लेबैक सिंगिंग के आधुनिकीकरण का प्रतीक था। हाँ, हमने बात की थी। उन्होंने एक नए युग की नींव रखी, 12,000 से ज्यादा गानों में अपनी आत्मा फूंकनी और वोकल जिम्नास्टिक्स का एक ऐसा स्तर तय किया जो किसी मशीन के बस का नहीं था। बिल्कुल। लेकिन आज 2026 में हम तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक बटन दबाकर कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखकर रातों रात गाने और आवाजें बनाई जा सकती हैं। हाँ, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट सुरों में, जहां कोई इंसान कभी सांस लेने में गलती नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल ये है कि अब जब इस आधुनिकीकरण की नींव रखने वाली महान इंसानी आवाज शांत हो गई है,
तो भविष्य में संगीत का अगला आधुनिकीकरण कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। संगीत में इतना बड़ा, इतना विविधतापूर्ण और इतना प्रामाणिक योगदान देते हुए देख पाएंगे? क्या कोई एआई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर कभी वो मस्ती, वो विद्रोह या वो सांसों की गर्माहट पैदा कर पाएगा जो एक जीवित इंसान के गले से 8 दशकों तक लगातार निकलती रही? ये सवाल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? क्योंकि आज जब हम एआई और ऑटो ट्यून से घिरे हुए हैं तो ये बात और भी ज्यादा साफ हो जाती है कि आशा जी की आवाज में जो खामियां या जो इंसानी हरकतें थीं, हाँ, जैसे वो माइक्रोफोन के पास उनकी भारी सांसें बिल्कुल, या वो एकदम से बदलता हुआ डिप्रेशन और उत्साह, वही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता थी। एकदम सही। वो सब कुछ बहुत ही कच्चा, बहुत ही सच्चा था। और शायद यही इंसान होने की और एक महान कलाकार होने की सबसे बड़ी निशानी है। एक ऐसा कलाकार जो तकनीक और ऑटो ट्यून के दौर से दशकों पहले ही अपनी आवाज से वो जादू कर चुका है जिसे मशीनें आज तक डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। तो इस महान आवाज के खामोश होने पर और बेजान तकनीक से घिरे हमारे भविष्य के बीच ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आने वाले समय और संगीत को ही देना है। एकदम सही। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। आशा भोंसले जी की अमर आवाज और उनकी असीम विरासत को हमारा नमन। बिल्कुल, हमारा